नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक तरफ कोरोना का कोहराम है और दूसरी तरफ तूफान का कहर। आज बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि खबरदार के लेंस से हम सबसे पहले खबरों को देखकर आंककर विश्लेषण करके आपको समझाते हैं कि आज क्या क्या चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहली जो तस्वीर होगी वो होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस तरीके से निसर्ग तूफान टकराया है तटों से, उसके बाद किस तरह की परिस्थिति है वो जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों से भी ज्यादा असरदार होती है। तस्वीरों को देखने, उनका विश्लेषण करने का दिन है। आप चाहे भारत में कहीं भी रहते हो, लेकिन अरब सागर से उठे तूफान निसर्ग की तस्वीरों ने आज आपके दिमाग पर दस्तक जरूर दी होगी। हालांकि इस तूफान से जिस बड़े खतरे की आशंका थी वो टल गई। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। लेकिन आज पूरे दिन देश का एक हिस्सा निसर्ग तूफान से लड़ता रहा और जब तूफान की ताकत कम हो गई तो सबने राहत की सांस ली। इस खबर से जुड़े कुछ तूफानी सवाल भी हैं। निसर्ग तूफान अम्फान के मुकाबले कमजोर क्यों था? क्या बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान अरब सागर वाले तूफानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं? तूफानों के नाम रखने का सिस्टम क्या है? 1978 तक तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर क्यों रखे जाते थे? ये सारी जानकारियां आपको हमारे तेज गति वाले तूफानी विश्लेषण में मिलेंगी। ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखाएंगे वो एलएसी पर भारत और चीन के टकराव का अब तक कोई हल क्यों नहीं निकल पाया है, इसकी तफ्तीश करेगा। भारत और चीन पीछे नहीं हट रहे हैं और इस परिस्थिति पर तनाव का ताला लग गया है। अब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग 6 जून को होनी है। माना जा रहा है कि भारतीय दल का नेतृत्व लेह के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। आज चीन ने कहा है कि भारत और चीन की सीमा पर हालात नियंत्रण में हैं और स्थिर हैं। बातचीत से हल निकाला जा सकता है और इस पूरे मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं, यानी बॉर्डर पर बदमाशी और कूटनीतिक मंच पर बातचीत वाले ऑफर। इन हालात में आज तक लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच हमारी टीम ने उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर सेना की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने 1962 की जंग में विस्थापित हुए और चीन की सीमा से सटे आखिरी गांव बागोरी से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक जैश का कमांडर अब्दुल रहमान लंबू था। पाकिस्तान के मुल्तान का यह आतंकवादी आईईडी विस्फोट का एक्सपर्ट था। पिछले दिनों पुलवामा में एक कार में मिले आईईडी विस्फोटक को आतंकवादी लंबू ने ही तैयार किया था। आपको बता दें, पिछले 3 दिन में 3 एनकाउंटर हुए हैं और उनमें 8 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। मई में 4 एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए हैं। यह बड़ी कामयाबी है। चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के मामले 2 लाख के पार चले गए हैं। 24 घंटे में 8,909 मामले सामने आए, यानी करीब 9,000 मामले सिर्फ एक दिन में। यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 4 दिन से लगातार हर रोज 8,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और अब यह आंकड़ा 9,000 तक पहुंच रहा है। हर रोज सामने आने वाले नए कोरोना मामलों को देखा जाए तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है इस समय। सूचना यह है कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कोलकाता पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाए। और काम की खबर यह कि अमेरिका में गूगल पर यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में डालने के आरोप लगे हैं। गूगल पर मुकदमा दायर करके आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट ब्राउजिंग के दौरान भी गूगल आपकी गोपनीयता पर हमला करता है। गूगल से 5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 37,700 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया है। और अब बात निसर्ग तूफान की। सबसे पहले हम आपको यही दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के तटों से टकराने के बाद किस तरह की तस्वीरें थी। कैसे छत पे छत उड़े जा रहे थे, अलग अलग इमारतों के पेड़ इस तरीके से गिर रहे थे मानो उनके जड़ों ने कभी धरती को पकड़ा ही न हो। तूफान जिस तेवर के साथ उसने शुरुआत की थी, जिस तेजी से उसने शुरुआत की थी, उसमें कमी तो आई, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये तस्वीरें। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच रायगढ़ में तूफान तटों से टकराया। रायगढ़ के मुरुड जंजीरा में निसर्ग तूफान का लैंडफॉल हुआ। ये जगह मुंबई से 75 किलोमीटर दूर है। मुंबई के लिए गनीमत ये रही कि निसर्ग जब मुरुड जंजीरा से गुजरा तो उसकी दिशा थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गई। दोपहर में महाराष्ट्र के तटों पर टकराते वक्त निसर्ग की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन शाम होते होते हवाओं की रफ्तार कमजोर पड़ गई। रात में तूफान और कमजोर होने की उम्मीद है। हालांकि इसके असर से
बारिश की आशंका बनी हुई है। निसर्ग तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र और गुजरात में 43 टीमों को तैनात किया था। प्रशासन ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों और दक्षिण गुजरात में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया था। निसर्ग आया, आशंकाओं का तूफान लाया, लेकिन सिर्फ ट्रेलर दिखाकर चला गया। तूफान में अरब सागर की ऊंची ऊंची उठती लहरें मुंबई को डराने आई थी। सांसें अटकी पड़ी थी। सुबह से उठी तेज हवाएं तबाही के संदेशे समेटे हुए थे। लेकिन शुक्र है कि इसकी रफ्तार मुंबई पहुंचते पहुंचते वैसी ना रह सकी जैसी आशंकाएं खड़ी हुई थी। वैसे मुंबई तक निसर्ग का जो असर पहुंचा वो भी कम नहीं था। हम लोग इस वक्त पे वाशी ब्रिज पे मौजूद हैं। करीब 1.5 घंटा पहले साइक्लोन निसर्ग ने लैंडफॉल किया अलीबाग में और अब करीब 3 बज चुका है और जो विंड स्पीड है वो स्पीड पेस पकड़ रही है। अब वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड चल रहा है। निसर्ग तूफान ने दोपहर 1 बजे के आसपास जब महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडफॉल किया तब उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। लेकिन मुंबई से जब तूफान गुजरा तब उसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई थी। लेकिन तूफान की इतनी तेजी भी मुंबई का नक्शा बिगाड़ने के लिए काफी थी। ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद कुछ छोटी छोटी जगह पर इस तरीके के पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। तब और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो देखना है। हालांकि अभी तक कोई बीएमसी के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि वैसे भी कम है। कोविड की स्थिति है जिसके वजह से पहले से ही लोग लॉकडाउन में थे और साइक्लोन के वजह से वैसे ही उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके की और भी छुटपुट घटनाएं कई जगह पर देखने मिल सकती है। काफी सारे मुंबई के ऐसे अलग अलग जगह हैं जहां पर कि पेड़ गिर गए हैं और यही वजह है कि बीएमसी की लाख कोशिशों के बावजूद या तो लोगों को काफी नुकसान हुआ है या फिर कई सारी जो दिक्कतें हैं वो तमाम देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम हैं जुहू के इलाके में। आप देख लीजिए यहाँ बाहर हम यही देखने के लिए निकले थे कि क्या कहीं पर किसी तरह का नुकसान हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें वो देखिए वहां पर एक पेड़ गिरा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर काफी सारी आवाजाही जो गाड़ियों की है वो बंद हो गई। मुंबई में निसर्ग के टकराने से पहले बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई थी। एयरपोर्ट पर भी उड़ानों को रोक दिया गया था। निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लिए मुंबई का प्रशासन पहले से ही तैयार था। जहां खतरा ज्यादा था वहां के लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया था। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात कर दी गई थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में 196 पेड़ गिरे, 9 जगहों पर घरों को नुकसान पहुंचा, 93 जगहों पर शॉर्ट सर्किट का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं पर भी किसी को खरोंच तक आने की रिपोर्ट नहीं है। ये तूफान बहुत ज्यादा नुकसान न करते हुए भी इसलिए बहुत अफरा तफरी मचा गया क्योंकि मुंबई कोरोना से जूझ रही है। एमएमआरडीए ग्राउंड में चल रहे कोविड सेंटर से लेकर वर्ली के कोविड सेंटर तक मरीजों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना पड़ा। हम इस वक्त पे एमएमआरडीए ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं और ये कोविड सेंटर है। ये एक टेम्पररी सेटअप था जिसको महाराष्ट्र राज्य सरकार ने डेजिग्नेटेड कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बनाया था। हम आपको बता दें परसों तक यहाँ पे करीब 200 से ज्यादा कोविड के पेशेंट्स थे जिनको कल साइक्लोन निसर्ग की वजह से यहाँ से शिफ्ट करके उनको वर्ली डोम जहाँ एक और कोविड सेंटर है वहां पहुंचाया गया। पर अब जो सिचुएशन खड़ी हो गई है वो ये है कि वर्ली डोम में ऑलरेडी उनके पास 400 से ज्यादा कोविड के पेशेंट्स थे। अब उनके पास 200 और पेशेंट्स पहुंच गए हैं। तो जो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं वर्ली डोम के, वो ये बता रहे हैं कि सडनली बहुत ज्यादा वायरल लोड आ गया है।
मुंबई परेशान हुई लेकिन तबाह नहीं, क्योंकि मुंबई से 75 किलोमीटर दूर रायगढ़ के मुरुड जंजीरा में जब ये तूफान टकराया तो हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल गया। तूफान की दिशा थोड़ी उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाने की वजह से मुंबई पर असर कम दिखा। जहां तक साइक्लोन सिस्टम का सवाल है, साइक्लोन सिस्टम हैज मूव्ड इनलैंड और अभी कुछ पुणे से साउथ में है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और अभी जो आधे घंटे पहले मेरी टीम्स जो हाई इम्पैक्ट सबसे ज्यादा एरिया रायगढ़ जिला था, वहां से रिपोर्ट कर रही थी कि 70 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे हवा अब चलने लगी है, जो कि कम है काफी पहले से। 120 से कम है, 130 तक भी गया था हवा रायगढ़ में। और काफी वहां नुकसान हुआ है, पेड़ बहुत सारे टूटे हैं, पोल्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, स्पेशली जिनके छत जो है पक्के नहीं थे। लेकिन अब रेस्टोरेशन का काम जरूरी है और ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीमें बाहर निकल के आ गई हैं, जहां जहां सेफ्टी है वहां पर काम करना शुरू कर दी है। और ये कहा जा सकता है कि मुंबई से तो हवा का खतरा जरूर टला है। आगे देखना होगा कि जो आगे जहां जहां मूवमेंट करता है साइक्लोन, अब वीकेंड स्टेट में मूव करेगा, तो इसलिए अब बारिश का ही खतरा बचता है और बाकी काम है रेस्टोरेशन का, रिहेबिलिटेशन का। मुंबई बच गई, लेकिन महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में 4 से 6 फीट ऊंची लहरें उठी। मकानों की छतों पर लगी टीन की चादरें कागजों की तरह उड़ने लगी। तूफान का असर पालघर में भी जमकर दिखा। पुणे में भी कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। रायगढ़, रत्नागिरी जैसे महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तूफान का असर करीब 3 घंटे तक रहा। शाम 5 बजे तक हालात सामान्य होने लगे, हवाओं का जोर कम हो गया। राहत लग रही है। जो डर था मन में कि क्या होने वाला है, जो रफ्तार थी हवा की, खड़े नहीं हो पा रहे थे। पहले हम समुद्र के किनारे खड़े थे, जब हवा थोड़ी तेज हुई तो गेट के सामने आ गए, वहां पर भी खड़े नहीं हो पाए तो हम टेरेस पे चले गए। टेरेस पे काफी देर खड़े थे, लेकिन वहां से भी हमें हटना पड़ा और दूसरी टेरेस पे जाना पड़ा। निसर्ग का असर गुजरात के दक्षिण तटीय इलाकों में भी रहा, लेकिन वहां से कोई बड़ी घटना की रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि तूफान से तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर साइन बोर्ड्स उड़ते और गिरते नजर आए। गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत, अमरेली, गिर सोमनाथ में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुंचा दिया गया था। महाराष्ट्र में जहां साइक्लोन निसर्ग ने तबाही मचाई है, तो वहीं गुजरात के समुद्र तट को भी अलर्ट किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है दमन के समुद्री तट पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात है। लगातार यहाँ पे लोगों को ये कह रही है कि वो यहाँ पे समुद्र किनारे पे न आए, समुद्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। और साथ ही करीब 4000 लोगों को समुद्र किनारे से इवैक्यूएट किया गया है और उन्हें सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है। निसर्ग की दस्तक अम्फन तूफान से कुछ दिनों बाद हुई। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान अम्फन ने ओडिशा और बंगाल में भारी तबाही मचाई थी, इसीलिए निसर्ग को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही थी। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या, तनुश्री पांडे, सौरभ वक्तानिया और दमन से गोपी घांगर के साथ रायगढ़ से पंकज खेलकर, आज तक। तो तूफान किस किस श्रेणी के होते हैं ये भी आपको हम समझाते हैं, क्योंकि जो हवा की रफ्तार होती है उसके आधार पर तय किया जाता है कि तूफान किस श्रेणी का है। मसलन ये कि जब हवा जो होती है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो उसे तूफान का दर्जा दिया जाता है। और इसी तरीके से जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है उस हिसाब से देखिए, ये रफ्तार जब 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। हवा की गति बढ़ने के आधार पर साइक्लोन की कैटेगरी 1 से 5 की स्केल पर जाती है। कैटेगरी 1 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 2 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 3 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 179 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 4 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 209 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। और सबसे भयानक कैटेगरी 5 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 253 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। जाहिर है निसर्ग तूफान कैटेगरी 1 के तहत आता है। बंगाल की खाड़ी के तूफान ज्यादा भयानक होते हैं और वहां चक्रवाती तूफान ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां समुद्र की सतह का तापमान मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद के समय में ज्यादा होता है, जबकि अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान कम रहता है।
ये एक अच्छी खबर है कि जो सीवियर साइक्लोन निसर्ग अभी धीरे धीरे वीक हो रहा है और एक मार्जिनल साइक्लोन जैसे अभी है, इसका विंड स्पीड 65 to 75 kmph है, इसका ज़्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल नहीं है। इसके सिर्फ ट्री ब्रांच कहाँ कहाँ ऐसे ब्रेकिंग हो सकता है, मगर ये जो विंड स्पीड है ये सिर्फ पुणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं और अगले 3 घंटे तक ये रहेगा। इसके बाद ये वीक हो जाएगा, एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और फिर नेक्स्ट 6 आवर्स में एक डिप्रेशन हो जाएगा एंड ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करते साउथ एमपी तक जाकर ये वीक हो जाएगा। और तूफानों का नाम रखने की भी अपनी एक कहानी होती है कि आखिर तूफानों का जो नाम कहा जाता है वो किस आधार पर रखा जाता है। और सिर्फ आज की कहानी नहीं है बल्कि इसकी इतिहास की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जैसे निसर्ग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि निसर्ग का जो ये नाम है ये बांग्लादेश ने रखा था। इसी तरीके से जितने भी तूफान इस पूरे क्षेत्र के रहे हैं वो किसी न किसी देश की तरफ से वो नाम रखे गए हैं। 2020 में जारी हुई तूफानों की लिस्ट का पहला नाम निसर्ग है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 16 साल पहले यानी 2004 में शुरू हुआ था। इस क्षेत्र के तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड देते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2020 में चक्रवातों की नई लिस्ट जारी की। इस नई लिस्ट में निसर्ग, अर्नब, आग, व्योम, अजार, तेज, गति, पिंकू और लूलू जैसे 160 नाम शामिल हैं। पिछली लिस्ट का आखिरी नाम अम्फान था, यह नाम थाईलैंड ने दिया था। अम्फान नाम इस तूफान ने कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। वैसे चक्रवाती तूफानों के नामकरण का सिलसिला 1953 में शुरू हुआ था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान चक्रवातों को महिलाओं का नाम देना शुरू किया था। इसके पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि अमेरिका में 1941 में जॉर्ज स्टीवर्ट नामक व्यक्ति ने स्टॉर्म नामक एक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में एक पात्र था जो प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों के नाम अपनी महिला मित्रों के नाम पर रखता था। ये उपन्यास काफी मशहूर हुआ था और इससे प्रभावित होकर अमेरिकी सेना के अफसरों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आए तूफानों के नाम अपनी पत्नियों के नाम पर रखना शुरू किए। 1978 तक तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर ही रखे जाते थे, लेकिन इसके बाद आधे चक्रवातों के नाम पुरुषों के नाम पर भी रखे जाने लगे। अमेरिका में तूफानों का नाम तय किए जाने में ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जाता है, यानी ऑड साल में आने वाले तूफानों के नाम औरतों के नाम, इवन साल में आने वाले तूफान के नाम पुरुषों के नाम पर होते हैं। वैसे किसी तूफान को नाम देने के लिए बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली क्षेत्रीय संस्थाएं अपने अपने इलाकों में आने वाले तूफानों का नाम तय करती हैं। अब बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की करते हैं, जहां पर स्थिति कुछ कम तूफानी नहीं है। लगभग 1 महीने का समय होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी टकराव की स्थिति, गतिरोध की स्थिति वहां पर बनी हुई है। कई स्तर की बातचीत हो चुकी है और अब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत वहां पर होने वाली है। इंतजार इस बात का हो रहा है कि चूंकि दोनों देशों के बीच गोलियां नहीं चलती हैं, बातचीत के जरिए ही हल निकलना है और अब सबकी निगाहें उस बातचीत पर टिकी हैं। हालांकि भारत चीन तनाव में आज थोड़ी नरमी आई। लद्दाख के गलवान में चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हटी है। भारत की सेना ने अपनी पोजीशन करीब 1 किलोमीटर पीछे की है। हालांकि पेंगोंग झील के पास दोनों ओर की सेनाएं फिंगर 4 इलाके में जमी हुई हैं। तनाव का ये ताला खोलने के लिए भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग 6 जून को होगी। माना जा रहा है कि भारतीय दल का नेतृत्व लेह के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। इससे पहले मेजर जनरल रैंक के अफसरों के बीच 3 बार बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कई मौकों पर ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल की बातचीत पहले ही हो चुकी है। 5 मई से दोनों देशों के बीच टकराव और तनाव बढ़ता चला गया है। LAC पर चीन की उकसाने वाली हरकतें नॉनस्टॉप चल रही हैं। चीन के फाइटर जेट लद्दाख के बहुत करीब उड़ान भर रहे हैं। जवाब में भारत की तरफ से भी UAV के जरिए नजर रखी जा रही है। विवाद के अलग अलग पॉइंट्स पर चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत ने अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान की संख्या चीन के बराबर रखी है। आज चीन ने कहा है कि भारत और चीन की सीमा पर हालात नियंत्रण में हैं और स्थिर हैं। बातचीत से हल निकाला जा सकता है और इस पूरे मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
पूरे हालात में आज तक लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परिस्थितियां बदल रही हैं। अभी तक तो हमने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आपको ये दिखाया कि चीनी सेना कहां तक पहुंची और भारतीय सेना कैसे उसका मुकाबला कर रही है, लेकिन अब हम आपको ग्राउंड पर उस जगह का हाल भी दिखाते हैं जहां पर 1962 के युद्ध के बाद जो विस्थापित हुए थे वो आकर गांव में बस गए थे। दरअसल भारत और चीन से लगती हुई सीमा पर जो आखिरी गांव होते हैं, और एक बहुत लंबी चौड़ी सी सीमा है, लेकिन जो आखिरी गांव होते हैं, उत्तराखंड का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कैसी परिस्थितियां होती हैं, किस तरह से लोग वहां जी रहे हैं और किस तरह से चीन के अतिक्रमण के चलते वहां की स्थिति बदलती है। देखिए हमारे संवाददाता मनजीत सिंह नेगी की ये रिपोर्ट। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद ने पूरी एलएसी को एक्टिव कर दिया है। आपको उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर भारत की रक्षा तैयारियां भी देखनी चाहिए। उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल मौजूद है, जहां से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलांग घाटी है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये हर्षिल कस्बा है, यहाँ से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलोंग घाटी है, जहाँ पर आखिरी गांव जादोंग है, जो कि 1962 की लड़ाई के बाद वहाँ के लोग माइग्रेट करके बगोरी गांव में पहुंचे हैं। और आज यहाँ पर एक विशेष पूजा होनी थी, लोग अपने उस इलाके तक पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और ये यहाँ पर एक बड़ा सेंटर है जहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती है, सेना की यूनिट यहाँ पर मौजूद है, आईटीबीपी की मौजूद है। उत्तरकाशी से जब हमने अपना आगे का रास्ता तय करना शुरू किया तो रास्ते में हमें सेना का काफिला नजर आया, जो फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से इस इलाके में कोई भी हरकत नहीं हुई है, लेकिन सेना और आईटीबीपी पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसके साथ ही चीन तक पहुंचने वाली सड़क पर भी जगह जगह काम होता दिख रहा है। बीआरओ लगातार बर्फबारी और खराब मौसम के बीच सड़क को चौड़ा करने और मरम्मत करने का काम करती रहती है। पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का जो आमना सामना चल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण चीन की मंशा है कि भारत सरहद के इलाकों में किसी तरह का निर्माण कार्य न करे। लेकिन पिछले कई सालों ने भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चीन से लगने वाली अलग अलग सरहद पर पुल और सड़क निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा है। उसी की एक बानगी हम यहाँ पर उत्तराखंड में हर्षिल से लगने वाली सरहद पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत तेजी के साथ बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है और सरहद तक जो सेना आईटीबीपी की जो आवाजाही है उसको तेज करने के लिए इस तरह के बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हम चीन सीमा पर सटे सीमांत गांव बागोरी पहुंचे। इस गांव की आबादी भी लगभग 500 के करीब है। यहाँ के लोगों को 1962 की लड़ाई के बाद नीलांग घाटी से लाकर बागोरी में बसाया गया था। 1962 में जब वहाँ पर चाइना अटैक हुआ और हमको भारत सरकार की फौज ने पीछे हटने के लिए कहा, पीछे हटाया गया, तो तब से हम यहाँ रहे। लेकिन अब जब हमको इतने साल के बाद ये बदलाव देके अपने गांव जाने के लिए हमको वो प्रतिबंधित कर दिया, आप पास बनाएंगे। कोई किसी को अपने गांव जाने के लिए पास बनाना पड़ता है। ये जो ग्राम सभा है एक जनजातीय ग्राम सभा है सर, और यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हैं भेड़ पालन और पहले भेड़ पालन व्यवसाय है हमारा, उसके बाद जो भेड़ की ऊन निकलती है उससे हम लोग कटाई बुनाई का काम करते हुए ही हमारा आर्थिक रोजगार है सर। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहाँ रहते तो ज्यादा सुरक्षित रहते, क्योंकि वहाँ पे हमारे काश्त करने के लिए जमीन भी था, सब कुछ था। आज के डेट में वहाँ पे ये लगा लो कि जैसे लद्दाख का दूरस्थ इलाका है, उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। वहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम टूरिस्ट के लिए भी ऐसा कुछ कर पाते हैं, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य हमारा ये है कि सेना ने हमें पीछे धकेल दिया, हम वहाँ जा नहीं सकते। अगर जाते तो कुछ न कुछ जरूर वहाँ पे डेवलपमेंट जरूर होता है। इस गांव में 1962 की लड़ाई के कुछ सबूत भी दिखाई देते हैं। हर्षिल घाटी और नीलांग घाटी के बीच के इलाकों में उस वक्त भारतीय सेना के बनाए गए पुराने बंकर आज भी मौजूद हैं। ये बंकर पहाड़ पर बड़े पत्थरों के बीच बनाए गए हैं।
1962 की लड़ाई के बाद सीमावर्ती इलाकों के लोगों को इन बंकरों में दुश्मनों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सेना का एक पुराना बंकर है जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले अब कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। आगे अगर इस घाटी की हम बात करें तो जो दाहिने पहाड़ नजर आ रहा है ये नीलंग घाटी का इलाका है और आगे सेना और आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद है। इसके अलावा ये जो बाएं तरफ का इलाका है ये हिमाचल किन्नौर का इलाका है। ये 1962 के दौरान जो यहाँ पर एहतियात के तौर पे ये इस तरफ पुराने बहुत सारे बंकर इस जंगलों में मिलेंगे, इस तरफ बनाए गए थे। और एसएसबी भी एक ट्रेनिंग दिया करती थी, गोरिल्ला ट्रेनिंग वगैरह, वॉरफेयर के लिए, फ्रंट लाइन के लिए शायद तैयार किया जाते रहे होंगे। हम छोटे थे उस टाइम पर, पुराने लोग बताते हैं। तो ये मौजूद है, ये इस तरह से बंकर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जंगलों में। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नीलांग घाटी की दूसरी तरफ थोलिंग मठ और सारंग का इलाका है। इन इलाकों में चीन ने सारंग हवाई पट्टी बनाई है जहां पर इसके लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसी तरह से पुराने थोलिंग मठ में चीन ने अपनी सेना का एक बड़ा बेस तैयार किया है और बड़े हथियार तैनात किए हैं ताकि वो मौका मिलते ही अपने विस्तारवादी पंजों से भारत के इस इलाके में घुसपैठ कर सके। लेकिन भारतीय सेना और आईटीबीपी की तैयारियां भी कम नहीं है। नीलांग घाटी के इस इलाके में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और मुश्किल हालात के बीच भारतीय सेना ने भी अपनी कई पोस्ट बनाई है। इन फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए लगातार चौड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये नीलांग घाटी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से नीलांग घाटी की दूरी मात्र 20 से 25 किलोमीटर के बीच है, जहाँ पर सेना और आईटीबीपी के कई फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए सेना और प्रशासन से खास परमिशन की जरूरत होती है। इस वक्त हम चीन सरहद से लगने वाली नीलांग घाटी के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए किसी भी नागरिक को परमिशन की जरूरत होती है। इसके आगे जाने की फिलहाल मनाही है क्योंकि कोरोना की वजह से आगे जो सेना और आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट हैं यहाँ पर परमिशन की जरूरत होती है। और इसके आगे 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना की आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद हैं। ये इलाका चीन से लगा इलाका है और खासतौर से 1962 की जंग से पहले ये एक तरह से पारंपरिक रास्ता था तिब्बत से व्यापार का, लेकिन अब ये पूरी तरह से सामरिक सड़क है। और पिछले कई सालों से कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते को जो फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद है उसको चौड़ा करने का, बेहतर बनाने का काम भी चल रहा है। इसको 4 लेन बनाने का काम इस वक्त चल रहा है। नीलांग घाटी की तरफ आने वाली सामरिक सड़क पर जगह जगह भारतीय सेना की आवाजाही देखी जा सकती है। साथ ही चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए सेना की अग्रिम टुकड़ियां भी अपनी तैयारी करती दिखाई दे रही हैं। ये एक संवेदनशील इलाका है, इसीलिए हमने यहाँ से जुड़ी कई जानकारियां देश हित में देखते हुए सार्वजनिक नहीं की हैं। भले ही हर्सिल से लगने वाली जो चीन की सरहद है वहां पर अभी तक चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो सेना की यूनिट तैनात है, आईटीबीपी के जो लोग हैं वो किसी तरह का मौका चीन को नहीं देना चाहते और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सेना ने अपनी तैयारी बढ़ाई है। और इस वक्त हाईवे पर हम देख सकते हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने वाली हाईवे है वहाँ पर सेना की कुछ अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर एक ये कैंप के तौर पर देख रहे हैं सेना की गाड़ियां, सेना के जवान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये स्थिति है इस इलाके में और कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि अगर चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसको समय रहते जवाब दिया जा सके। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, हर्सिल, आज तक। और अब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान पोषित आतंक की भी खबर आपको दे दें कि किस तरीके से वहां पर भारतीय सेना एक एक करके आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही है। बात पुलवामा की है, जहां पर जैश ए मोहम्मद के 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें एक जैश का कमांडर भी था। बीते कई दिनों से सेना का जो पूरा वहां पर मुहिम एक तरह से चल रही है आतंकियों के सफाई की, उसी क्रम में आज की ये जो जैश के आतंकियों को मार गिराया गया है वो भी शामिल है। इस विस्फोट को अगर आतंकी अंजाम देने में कामयाब रहते तो न जाने क्या होता।
लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए कार को कब्जे में लिया और एहतियात के साथ विस्फोट से उड़ा दिया। लेकिन सुरक्षा बल साजिश को नाकाम कर चुप नहीं बैठे। आतंकियों की तलाश जारी रही और आज एनकाउंटर में 3 आतंकियों के सफाए के साथ ही गुनहगार अंजाम तक पहुंच गए। मारे गए आतंकियों में अब्दुल रहमान इलियास उर्फ फौजी बाबा भी शामिल है। सेना के मुताबिक इसका खात्मा बहुत बड़ी कामयाबी है। रियाज नाइको के मारे जाने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो मानता हूं कि इस साल का रियाज नाइको के बाद दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको हम लोग ज्वाइंटली मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाए और आगे हम लोग ज्वाइंटली इसी ढंग से बहुत कोऑर्डिनेट वे में सिनर्जी के साथ काम करते रहेंगे। अब्दुल रहमान इलियास उर्फ फौजी बाबा आईईडी धमाकों में माहिर था और हाल ही में पुलवामा में कार धमाके की साजिश को अंजाम देने के फिराक में था। लेकिन इसकी साजिश नाकाम कर दी गई थी। दरअसल पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जवानों ने आतंकियों से हथियार डालने की बात कही थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया। बीते 6 दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसपैठ की कोशिश करते 13 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। 10 आतंकवादी मेंढर सेक्टर में और 3 आतंकवादी नौशेरा सेक्टर में मारे गए और कल त्राल में 2 और आतंकियों का सफाया हुआ है। यानी आज के मुठभेड़ को मिलाकर पिछले 7 दिनों में 18 आतंकी अब तक मारे गए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी हमने ये देखना है कि इस समय पाकिस्तान और चाइना ये दोनों इकट्ठे होके इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलवामा 2 जैसी इंसिडेंट को वो अंजाम दे सके। उससे एक तो इनका जो लीडरलेस कार्डर है इस समय वैली में 250 से 300 मिलिटेंट जो बचे हुए हैं, उनको थोड़ी संभावना मिलेगी। तो ये सफलता जो है बहुत बड़ी सफलता है और इसमें हमें ढीला नहीं होना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोरोना के दौर में भी पाकिस्तान का फोकस आतंकवाद पर ही है। शायद इसीलिए पाकिस्तान को हमेशा एक फेल्ड स्टेट कहते हैं। शुजाउल हक, अशरफ वानी और कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, आज तक। और अब केरल की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो भीतर से किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी। एक हथनी जिसे कि गर्भवती बताया गया, वहां पर एक गांव में पहुंची थी खाने की तलाश में, लेकिन उसे एक ऐसा अनानास उसके मुंह में डाला गया जिसके भीतर पटाखे रखे हुए थे। उसने विश्वास करते हुए उसे जब खाया तो विस्फोट के कारण उसके अंदरूनी अंगों में बहुत ज्यादा उसे नुकसान हुआ। उस दर्द की वजह से वो बीच आप पानी में जाकर देखेंगे कि वहां पर जाकर खड़ी हो गई और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह की बर्बरता जो यहाँ पर नजर आई है वो वाकई न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर रही है।